हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स की एमएल अग्रवाल बुक में से चैप्टर नंबर 9 प्रोबेबिलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमारे टर्म 1 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो डैट आपको कमिंग वीडियो का अपडेट टाइमली मिलता रहे। एंड इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो डेफिनेटली इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। साथ में ही अगर आपको रिमेनिंग चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने हैं तो मैंने उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, आपको इजीली वीडियोस मिल जाएंगी। उन वीडियोस को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन बना करके दिया हुआ है और हमें बताना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब सिंपल सिंपल हमें डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डिटरमाइन करना है। तो अगर गाइस आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको मालूम है कि इसका वैल्यू रहता है समेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय पी एक्स। वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला है। तो गाइस क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 30 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 10 को 3/10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगा यहाँ पे 3। इन दोनों को एडिंग करना है साथ में। इसी तरह -10 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के ऊपर 10 कैंसिल होगा 5 पे, माइनस की वजह से यहाँ पे वैल्यू बन जाएगा -5। 6 में 3 एडिंग करेंगे 9 आएगा, 9 में 5 माइनस करेंगे 4 आएगा, 4 बोले तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। इतना इजी लेवल का क्वेश्चन गाइस हमारे एग्जाम में आएगा तो बताइए क्या आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन गाइस, बहुत आसान है। आइए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ही बताना है। तो अभी जैसे हमने सॉल्व करा सेम वैसे करेंगे। -4 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ 0.4 हो जाएगा। -3 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -0.6 हो जाएगा। -2 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस ऑफ 0.6 हो जाएगा। -1 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा -0.2 हो जाएगा। एंड 0 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा। गाइस बस इनको एडिंग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब जब आप एडिंग करोगे तो इन सभी के साइन यहाँ पे नेगेटिव हैं तो यहाँ पे आंसर भी नेगेटिव आएगा। एडिंग करना भी बहुत आसान है। 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 6 में 2 ऐड करेंगे 18 हो जाएगा, यानी कि 8 यहाँ पे आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा। तो आंसर बन गया गाइस माइनस में 1.8। -1.8 बोला जाए तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है और उनको एडिंग करना होता है। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ना एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेड वैल्यू बताना है। एक्स स्क्वायर के एक्सपेक्टेड वैल्यू बताने का मतलब है पहले आपको इन सभी रैंडम वैल्यूज का ना स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं गाइस, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। अब इनके साथ में इनकी रिस्पेक्टेड प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई 1/10 था, फिर यहाँ पे 1/5 है। देखो गाइज यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है मैक्सिमम जगह पे 10 है, तो ये वाला जो 1/5 है ना इसको भी 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2 करके। 5 2 10, 1 2 2, तो आंसर आ जाएगा ये 2 डिवाइडेड बाय 10। फिर यहाँ पे ये 3/10 सेम रहेगा और यहाँ पे है ये 2/5, तो दोबारा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 10 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 4/10। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करो और एडिंग कर दो। तो 1 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो 1/10 ही रहेगा। 4 को 2/10 से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो 8/10 आएगा। अब आप कहेंगे सर ये तो डिवाइड भी होता है, डिवाइड नहीं करना, डिनोमिनेटर सेम है तो डिवाइड नहीं करते, ठीक है। 9 को 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू 27 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। 16 को 4/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। डिनोमिनेटर वैल्यू सबकी सेम है, एडिंग करना आसान है। 9 में 8 ऐड करें, 1 में 8 ऐड करेंगे 9 आएगा। मैं गलती से आंसर बोल रहा था, 8 + 1 9। तो 1 में 8 ऐड करेंगे 9 आएगा, 9 में 27 ऐड करेंगे 36 आएगा। 36 में अगर हम 64 ऐड करेंगे, अगर 36 में 64 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो गाइस 100 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 10 होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आप यहाँ पे इसका मीनिंग समझ जाना।
एक्स स्क्वायर है तो पहले रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर कर दो, फिर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गाइस कि एक रैंडम वेरिएबल x का जो मीन है वो 3 है, और जो अभी हमने फाइंड करा था एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेड वैल्यू वो 11 है। तो बताइए वेरिएंस का वैल्यू क्या होगा। गाइस इससे इजी क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता। आप लोगों को मालूम होगा कि वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल जो होता है इसको हम लिखते हैं कैपिटल ई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस में मीन का होल स्क्वायर, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें इसका वैल्यू दिया हुआ है 11 और मीन का वैल्यू दिया हुआ है 3, हमें 3 का करना है स्क्वायर। 11 तो सेम रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 11 में 9 माइनस करेंगे 2, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। अरे गाइस आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा तो ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही था ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस में ई एक्स का होल स्क्वायर। कितना इजी है गाइस, कितना इजी है ये वाला। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन में के का वैल्यू बताना है क्या होगा। सो गाइस हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोरोस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होता है वो 1 होता है। तो गाइस क्या करेंगे, ये जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है ना इन सबको टोटल कर देंगे, ठीक है। इन सब का क्या कर देंगे गाइस, टोटल कर देंगे, और इस टोटल को इक्वेट कर देंगे 1 से, वहां से हमारे के का वैल्यू आ जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो, के प्लस के हो गया 2k, 2k में 2k ऐड करेंगे 4k, 4k में 3k ऐड करेंगे 7k, और 7k में ये वाला 2k ऐड करेंगे तो 9k। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 9k। इस के स्क्वायर में 2 स्क्वायर ऐड करेंगे तो 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर में 7 स्क्वायर ऐड करेंगे तो 10 स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया ये 10k स्क्वायर। इन दोनों का एडिंग करेंगे तो टोटल वैल्यू हमारा 1 के इक्वल है, टोटल वैल्यू हमारा 1 के इक्वल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है 10k स्क्वायर प्लस में 9k माइनस में 1 इक्वल टू में 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। सो 10 को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 10 के फैक्टर बनाने हैं, माइनस करने पे 9 आ जाए तो 10 और 1 है, यानी कि गाइस वी कैन राइट इट एज 10k स्क्वायर प्लस में 10k माइनस में 1k माइनस में 1 इक्वल टू में 0। इन फर्स्ट 2 पार्ट्स में से गाइस कॉमन ले लेंगे हम, सिंपल सिंपल 10k, विद इन ब्रैकेट हमारे पास आएगा k प्लस में 1, लास्ट वाले दोनों टर्म्स में से -1 कॉमन ले लेंगे, विद इन ब्रैकेट आएगा k प्लस 1, टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। गाइस एक ब्रैकेट आ गया है k प्लस 1 का, दूसरा ब्रैकेट आ गया है 10k माइनस 1 इक्वल टू टोटल 0 है। गाइस इस 10 सॉरी के है ना, ये k प्लस 1 को 0 करेंगे तो वैल्यू -1 आएगा, इस 10k माइनस 1 को 0 करेंगे तो हमारे k का वैल्यू पॉजिटिव 1/10 आएगा। पॉजिटिव 1/10 की बात करें गाइस तो ऑप्शन नंबर डी हमें दिया हुआ है। आप कहेंगे सर ये -1 भी तो दिया हुआ है हमारे ऑप्शन में। अरे गाइस ये जो k है देखो यहाँ पे किसी किसी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी भी है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होता। गाइस मेरी बात को ध्यान से सुनो यार, देखो यहाँ पे जो k है ये 2k है ना, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, यानी कि अगर रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू 2 है तो उसका प्रोबेबिलिटी -2 आ गया, तो हमारे प्रोबेबिलिटी का आंसर नेगेटिव नहीं होता, डेट इज वाई हमने उसमें से -1 को इग्नोर कर दिया और हमारा आंसर आएगा फ्रैक्शन पार्ट पॉजिटिव 1/10। ठीक है गाइस, समझ पा रहे हो बात को, वेरी वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, दिस इज वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, ए डाई इज रोल थ्राइस, हमने डाइस को 3 बार रोल करा, यानी कि गाइस हमारे n का वैल्यू 3 आ गया। इफ द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज ए सक्सेस, क्वेश्चन कहता है जो सक्सेस है, सक्सेस यानी कि जो p का वैल्यू है वो इवन नंबर है, गेटिंग इवन नंबर। तो गाइस आप मुझे सोच के बताओ डाइस में इवन नंबर कितने होते हैं। आप कहेंगे सर बहुत आसान है, एक 2 इवन नंबर होता है, 4 इवन नंबर होता है, 6 इवन नंबर होता है, यानी कि टोटल 3 इवन नंबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस का वो आएगा फेवरेबल, तो 3 है और टोटल डाइस में 6 फेस होते हैं, तो 3/6 और 3/6 का मतलब है 1/2, यानी कि सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है 1/2। अगर गाइस हमारे सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो यहाँ पे हम फेलियर का भी प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं,
फेलियर का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस में p होता है, यानी कि 1 माइनस 1/2 होगा, टोटल वैल्यू 1/2 आ जाएगा। तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, फेलियर का प्रोबेबिलिटी 1/2 है। आपने टोटल डाइस को 3 बार थ्रो करा तो n का वैल्यू आपका 3 है। क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी बताइए एट लीस्ट 2 सक्सेस का। प्रोबेबिलिटी बताइए, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स एट लीस्ट 2 सक्सेस। एट लीस्ट 2 सक्सेस यानी कि आइदर 2 आए और 2 से ग्रेटर रहे, ठीक है ना, एट लीस्ट 2 सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी एट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू में 2 आपको बताना है गाइस। इसका सिंपल आंसर होगा प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू में 2, आइदर x इक्वल टू में 2 और प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू में 3। तो हमें गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 को ऐड करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप ये अच्छी तरह देख पा रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे डेटा नोट करा है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है। तो गाइस इस क्वेश्चन के अंदर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला रहता है NCR p की पावर r और q की पावर n माइनस में r। यानी कि गाइस हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल n का वैल्यू 3 है, डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। n का वैल्यू 3 है, r का वैल्यू 2 है, तो 3c2, फिर p का वैल्यू 1/2 है, इसके ऊपर पावर r आएगा, r का वैल्यू 2 है, देन 1/2 यानी कि फेलियर का वैल्यू भी 1/2 ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, इन दोनों को माइनस कर देंगे, n माइनस r कर देंगे। तो 3 में 2 को माइनस करेंगे गाइस तो 1 आएगा, यानी कि हमारा आंसर बना गाइस 3c2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 3। इसी तरह यहाँ पे एडिंग साइन, n का वैल्यू तो गाइस पहले से ही 3 है, यहाँ पे r का वैल्यू भी 3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 है, पावर 3 आएगा, साथ में फेलियर 1/2 है, पावर 0 आएगा, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। टोटल हम कह सकते हैं आंसर बनेगा 3c3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 3। गाइस 1/2 की पावर 3 हम कॉमन ले लेते हैं, विद इन ब्रैकेट रहेगा ये 3c2 प्लस में 3c3, 3c2 प्लस में 3c3, ये आ गया गाइस 1/8 विद इन ब्रैकेट। नाउ गाइस हमें देखना है कि 3c2 क्या होता है, तो वेरी सिंपल, 3c2 हमारा 3 होता है, एंड 3c3 क्या होता है, तो ये 1 होता है। 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आएगा, यानी कि 1/2 हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। कितना सिंपल क्वेश्चन था गाइस, कैलकुलेशन भी कितनी सिंपल है इस क्वेश्चन की। सो क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही है, राइट, बहुत ही ज्यादा इजी है, और हम इसके अंदर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैं ये वाला क्वेश्चन आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करके दिखाऊंगा। हालांकि ये वाला क्वेश्चन आपने क्लास 10th में भी करा होगा, पूरा का पूरा टेबल बना करके, लेकिन गाइस अब आप क्लास 12th में हैं और क्लास 12th में पूरा टेबल बनाएंगे तो बहुत टाइम खराब होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए गाइस। क्वेश्चन कहता है कि आपने डाइस को 2 बार थ्रो करा। डाइस को 2 बार थ्रो करने का मतलब है एक बार तो आपने पहला थ्रो करा और साथ में आपने फिर दूसरा थ्रो करा, पहला थ्रो करा दूसरा थ्रो करा। फिर क्वेश्चन कहता है कि प्रोबेबिलिटी बता दो कि जो 5 है वो एटलीस्ट एक बार आए। 5 एटलीस्ट एक बार आने का मतलब है कि आपने जो 2 बार थ्रो करा है उस पर कम से कम एक बार 5 आ जाए। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, 1 में से माइनस कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम, ठीक है, 5 आया ही नहीं, 5 विल नॉट कम, 5 एक बारी भी नहीं आया। 5 एक बारी भी नहीं आया इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाले थ्रो पे भी नहीं आया और सेकंड वाले थ्रो पे भी नहीं आया। जो नंबर 5 है वो पहले के थ्रो पे भी नहीं आया और दूसरे के थ्रो पे भी नहीं आया। तो गाइज अगर पहले के थ्रो पे 5 नहीं आया तो मुझे बताओ क्या आया होगा, आइदर 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 आया होगा, 4 आया होगा, 6 आया होगा, यानी कि 5 फेवरेबल आउटकम है। तो यहाँ लिख देंगे 5 फेवरेबल आउटकम है टोटल 6 में से। इसी तरह सेकंड थ्रो पे भी 5 नहीं आया, यानी कि यहाँ पर भी आइदर 1, 2, 3, 4 और 6 आया होगा, यानी कि यहाँ पे भी टोटल फेवरेबल आउटकम 5 है, तो 5/6 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 में से माइनस 5/6 मल्टीप्लाई 5/6, टोटल वैल्यू बन जाएगी हमारी 1 माइनस में 25/36, ठीक है ना, यानी कि एलसीएम लेके माइनस कर दो तो 36 माइनस में 25/36, वी कैन से 11/36, ठीक है ना गाइज। आंसर क्या आ गया, 11/36, ऑप्शन नंबर ए।
अब आप कहेंगे सर हमें तो ये मेथड समझ नहीं आया। हालांकि ये वाला मेथड बहुत आसान है। 5 जो है वो पहले थ्रो पे भी नहीं आया, दूसरे थ्रो पे भी नहीं आया, तो हमने टोटल 1 में से माइनस कर दिया। अब आपका मन है, अगर आप टेबल बना करके करना चाहते हैं तो आप टेबल बना के कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी आपका आंसर 11/36 ही आएगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 तो एकदम कंफर्म हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि आपने एक कॉइन को 10 टाइम टॉस करा, यानी कि गाइस हमारे n का वैल्यू 10 है, ठीक है ना, हमारे n का वैल्यू 10 है। प्रोबेबिलिटी बतानी है गाइस एग्जैक्टली 6 हेड की, एग्जैक्टली 6 हेड की। जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं वो सक्सेस इवेंट होता है, यानी कि गाइस जो हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बनेगा, जो p बनेगा वो गेटिंग हेड बनेगा। एंड गाइस आपको मालूम है, हम जब एक बार कॉइन को थ्रो करते हैं, टॉस करते हैं, तो हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है, यानी कि जो p का प्रोबेबिलिटी है गाइस 1/2 है। एंड अगर फेलियर का डिटरमाइन करेंगे तो 1 माइनस में 1/2 हो जाएगा, यानी कि फेलियर का प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। n का टोटल वैल्यू 10 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 है, फेलियर भी 1/2 है। अब क्वेश्चन कहता है कि टोटल 10 थ्रो में आपके एग्जैक्टली 6 बार हेड आए, यानी कि r का जो वैल्यू है वो 6 है। तो बस अब आप डिटरमाइन कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर दो। फॉर्मूला होता है ना NCR p की पावर r और q की पावर n माइनस में r। तो बस यहाँ पे ये आ जाएगा 10c6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 4, ठीक है ना गाइस। 10c6 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 4, यानी कि वैल्यू बन जाएगा गाइस 10c6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर टोटल में ला करके 10। इसको हमें थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑप्शन हमें कहीं पे दे नहीं रखा ये वाला। तो 10c6 को सोल्व करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n माइनस r। भाई यही तो है NCR का फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिख देंगे फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 1024, ठीक है ना, 1 अपॉन में 1024, 2 की पावर 10 एकदम इजी होता है 1024। बस अब आप फैक्टोरियल सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिख देते हैं फैक्टोरियल ऑफ 6, इस वाले को कॉपी किया और इस वाले फैक्टोरियल 4 को ओपन कर देते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और इसके साथ में आएगा 1 अपॉन में 1024। नाउ गाइज यहाँ की कैलकुलेशन एकदम अच्छे से समझनी है। फैक्टोरियल 6 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो 4 2 जा 8 और ये 8 कैंसिल हो गया। इसी तरह यहाँ पे ये जो 3 है इस 9 को कैंसिल करेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 3 × 7 21, 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210, तो 210 अपॉन में 1024, ठीक है, 210 अपॉन में 1024। ये हमें भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो हमें इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 5 जा 10, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 105 अपॉन में 512। आप चेक कर सकते हैं, हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो गाइज हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 105 अपॉन में 512। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 जो है हम एकदम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सोल्व करेंगे, बल्कि आप इस बात को नोट कर लो कि जब भी हमारे एग्जाम में प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वंस पूछा जाएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी अगर हमसे एटलीस्ट वंस पूछा जा रहा है तो हम इसका आंसर फाइंड कर लेंगे 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नो करके, ठीक है, नो करके नन करके। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में 1 हेड एटलीस्ट 1 हेड कह रहा है, तो हम डिटरमाइन करेंगे 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। इसी तरह हमने जब ये वाला क्वेश्चन किया था तो यहाँ पे क्या कह रहा था, गेटिंग 5 एटलीस्ट वंस, तो हमने कैसे किया था, 5 विल नॉट कम, 5 आया ही नहीं। तो इसी तरह हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस वाले में क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1 हेड, तो हम लिखेंगे भाई प्रोबेबिलिटी में हेड आया ही नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका फॉर्मूला 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, ठीक है, गेटिंग नो हेड, वही हेड आया ही नहीं, ठीक है ना, हेड आया ही नहीं। तो ये बन जाएगा 1 माइनस में। अब देखो आपने कॉइन को 4 बार टॉस करा, गाइज आपने कॉइन को 4 बार टॉस करा, तो अगर आपने कॉइन को 4 बार टॉस करा है गाइज, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, टोटल वैल्यू आपके पास आउटकम आ गए हैं 16।
टोटल आउटकम आपके पास गाइस 16 आ गए हैं, ठीक है ना। अब आपको देखना है कि इन 16 आउटकम में ऐसे कितने फेवरेबल आउटकम है जहां पर हेड आया ही नहीं। हेड नहीं आया इसका मतलब टेल आया होगा, फिर सेकंड पे भी टेल आया होगा, तीसरे पे भी टेल आया होगा, चौथे पे भी टेल आया होगा, ठीक है ना। इस तरह से करके टी 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 टी। तो गाइज आपको ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि ये जो 4 बार टी है, ये जो यहाँ पे हमने 4 बार टी नोट करा है, ये सिर्फ एक ही फेवरेबल आउटकम बनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही फेवरेबल आउटकम बनेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड का आंसर बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टी 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 टी, चारों बार टेल आ गया, ठीक है ना। तो 1 माइनस ये आ गया अपने पास 1/16, क्योंकि ये एक ही फेवरेबल आउटकम है आउट ऑफ 16, तो 1/16 आंसर है। 1 में से 1/16 माइनस करेंगे तो गाइस 15/16 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 15/16 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई कैन अंडरस्टैंड गाइस कि हम हर क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट को लगा रहे हैं, बट ये वाले सारे कंसेप्ट आपको भी सीखने हैं। तो अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, फिर भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स तो आपका है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अगर कमेंट सेक्शन से भी आपको समझ ना आए तो भाई आप लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर है, आप फोन करके पूछ लो, व्हाट्सएप पे पूछ लो, अपना डाउट क्लियर कर लो और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो आप, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी हम सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन की लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कह रहा है, एट लीस्ट वंस। क्या कहता है, एट लीस्ट वंस। स्टोरी खत्म हो चुकी है, आंसर हमारा डिटरमाइन होगा 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नो करके, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो करके, यानी कि नन इवेंट करके, ठीक है, एकदम सिंपल है। तो क्वेश्चन कहता है कि क्या करा है आपने, दो डाइस को ना n टाइम्स थ्रो करा, आपने दो डाइस को n बार थ्रो करा, यानी कि जो टोटल आपका नंबर ऑफ ट्रायल है वो n है, n का वैल्यू n ही है। क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए डबल सिक्स एट लीस्ट वंस। तो हमारा यहाँ पे आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी डबल सिक्स आया ही नहीं, डबल सिक्स आया ही नहीं, ठीक है। क्या लिखेंगे, डबल सिक्स कैन नॉट कम, या फिर डबल सिक्स विल नॉट कम, डबल सिक्स आया ही नहीं। एंड गाइस डबल सिक्स आया ही नहीं, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ध्यान से अंडरस्टैंड करो। अगर डबल सिक्स पहले थ्रो पे आता है गाइस, यानी कि ये बात कर रहे हैं 6 और 6 की, एंड आपको मालूम है गाइस टोटल 36 आउटकम में जो 6 और 6 है वो एक ही बार आएगा। टोटल 36 आउटकम में जो 6 और 6 है वो एक ही बार आएगा, और हमने वहां पे लिखा हुआ है डबल सिक्स आया ही नहीं, डबल सिक्स नहीं आया। कितनी बार नहीं आया, जितनी बार हमने थ्रो करा उतनी बार नहीं आया, ठीक है, डबल सिक्स आया ही नहीं। तो पहले आप यहाँ पे फाइंड करो कि एक बार 6 नहीं आया उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो एक बार 6 नहीं आया तो इसका प्रोबेबिलिटी होता है 35/36। एक बार 6 नहीं आया इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 35/36, क्योंकि गाइज अगर 6 और 6 नहीं आया तो रिमेनिंग आए होंगे। तो रिमेनिंग कितने होते हैं, 6 और 6 को हटा दो 35 होते हैं, तो 35/36। अब नाउ गाइज ये वाला क्वेश्चन कहता है कि हर बार ना यही आया है 35/36, 35/36, 35/36। तो 35/36 कितनी बार आया, जब तक आपने थ्रो करा n टाइम्स आया। तो 1 माइनस में 35 डिवाइडेड बाय 36 की होल पावर n, यह आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी से हमारा आंसर मैच हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को गाइज आप, एक बारी भी डबल सिक्स नहीं आया। अगर एक बार नहीं आता तो 35/36 होता है, दो बार नहीं आता तो 35/36 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे डबल सिक्स n बार नहीं आया, तो अगर n बार नहीं आया तो इसका मतलब 1 माइनस पे 35/36 की पावर n। आई होप अब आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। गाइस क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात और एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि सर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई होगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना है आपको। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
एक बैग में टोटल 2 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, होने दो। आगे लिखा हुआ है बॉल इज ड्रॉन 5 टाइम्स विद रिप्लेसमेंट। जहां पर भी विद रिप्लेसमेंट लिखा होता है ना, उस क्वेश्चन के अंदर 100% बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होता है। इस बात को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। जहां पर विद रिप्लेसमेंट लिखा होता है वहां पे अपन को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना होता है। ठीक है ना, ये बात आप अपनी कॉपी में नोट कर लोगे, सो डैट आपको नेक्स्ट टाइम के लिए ये सारी बातें माइंड में सेट हो जाएगी। तो क्वेश्चन कहता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आप ये बताइए कि 5 में से एटलीस्ट 4 जो बॉल्स हमने ड्रॉ करी हैं वो व्हाइट हैं। और गाइस जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होता है वो सक्सेस इवेंट होता है। यानी कि आप यहाँ पे लिखोगे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, जो पी है, वो व्हाइट बॉल है। ठीक है ना, गेटिंग ए व्हाइट बॉल। ठीक है, व्हाइट बॉल आना। तो देखो यहाँ पे व्हाइट बॉल कितनी है, 2 हैं। ये व्हाइट बॉल 2 कितने में से हैं, तो टोटल 6 में से हैं। 2 + 4 करेंगे 6, तो 2/6। 2/6 को डिवाइड करके लिख दोगे 1/3। अगर गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारा 1/3 है तो फेलियर कितना हो जाएगा, 1 में से 1/3 को माइनस करेंगे, यानी कि फेलियर का प्रोबेबिलिटी है 2/3। यहाँ पे लिखेंगे टोटल ट्रायल कितने हैं, तो टोटल ट्रायल 5 है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ था आपने 5 बार बॉल्स को ड्रॉ करा, तो टोटल ट्रायल 5 है, एन का वैल्यू 5 है। अब गाइस बात आती है कि हमारे आर का वैल्यू क्या है। तो क्वेश्चन कहता है कि एटलीस्ट 4 जो है वो आर का वैल्यू है, एटलीस्ट 4। एटलीस्ट 4 का मतलब है आइदर वैल्यू 4 हो और 4 से ग्रेटर हो। अब यहाँ पर भी कई बच्चों को डाउट होता है कि सर एटलीस्ट में कैसे सिंबल यूज होता है, कैसे पता चलेगा। तो गाइस आप इस बात को एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके फादर ने आपको बोला डियर आपके नंबर आने चाहिए एटलीस्ट 35। ठीक है, आपके नंबर कितने आने चाहिए 40 में से अप्लाइड मैथमेटिक्स में, एटलीस्ट 35। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके फादर आपको कहना चाहते हैं कि भाई मिनिमम 35 नंबर लेके आने हैं। अगर गाइस आपके 35 से 36 नंबर आए तो बहुत अच्छी बात है, 37 नंबर आए तो भी अच्छी बात है, 38 नंबर आए, 39 नंबर आए, 40 नंबर आए, फिर तो एकदम ही बढ़िया बात हो गई। यानी कि ये मिनिमम का कंडीशन है कि मिनिमम 35 होने चाहिए, तो 35 से अगर आगे जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बात है। इसी तरह यहाँ पे एटलीस्ट 4 है, तो 4 मिनिमम कंडीशन है, 4 से 5 पे चले जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें डिटरमाइन करना है कि प्रोबेबिलिटी एट आर इक्वल टू में 4 कितना है, और इसमें एडिंग करना है प्रोबेबिलिटी एट आर इक्वल टू में 5। इन दोनों को हमें सोल्व करना है और देखना है कि कौन से ऑप्शन से हमारा आंसर मैच होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम चिपका देते हैं। फॉर्मूला होता है NCR P की पावर R और Q की पावर N माइनस में R। तो अगर 4 के लिए अप्लाई करेंगे तो वैल्यू बन जाएगा 5C4। इसके बाद P का प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो 1/3 का पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2/3 की पावर 1, है ना। N माइनस R करेंगे, 5 - 4 करेंगे 1। इसमें एडिंग करेंगे, R का वैल्यू 5 है, यानी कि 5C5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2/3 की पावर 0। ओके गाइज, समझ पा रहे हो मेरी बात को आप, वेरी वेरी गुड। नाउ गाइज 5C4 का वैल्यू हम सब जानते हैं 5 होता है। 1/3 की पावर 4 को हम ऐसे लिख देते हैं 1/3 की पावर 4। अरे गाइज 1 की पावर 4 तो 1 ही आएगा ना, तो बस 1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 2 होगा डिवाइडेड बाय 3। देन इसमें एडिंग करेंगे 5C5 का वैल्यू 1 होता है, 1 की पावर 1 होता है, और इसके डिनोमिनेटर में 3 की पावर 5। इस वाले को ओपन करने की नीड नहीं है क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है 1। नाउ गाइस ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 की पावर 4 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, दोनों को एडिंग करेंगे तो 3 की पावर 5 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना गाइस, इन डिनोमिनेटर में से हम 3 की पावर 5 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ छोड़ो यार, क्या कॉमन कॉमन खेलना, मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, 3 की पावर 5 को सोल्व करोगे तो 243 हो जाएगा। इसमें एडिंग करोगे 1/3 की पावर 5 दोबारा से 243, 10 + 1 करोगे तो 11/243। 11/243 बोले तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है गाइस, जो बातें मैंने आपको बताई हैं बस उनका ध्यान रखना। विद रिप्लेसमेंट में 100% बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होता है। ओके गाइस, अगर आपको कुछ चीजें समझ आ रही हैं भाई
तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और बढ़िया बढ़िया से कमेंट में मुझे बताओ कि भाई सर हमें समझ आ रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। जो भी आपके व्यूज है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आप देखिए कैसे पहचानेंगे कि ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बातें हो रही हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की। एंड गाइस आपको ये तो मालूम ही है कि सक्सेस और फेलियर की बातें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ही होती हैं, यानी कि ये क्वेश्चन भी हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो क्वेश्चन कहता है इन ए ट्रायल द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है P, जो P का वैल्यू है वो फेलियर यानी कि Q का 2 टाइम्स है। अब आपको यहाँ पे पहले P और Q का वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि P प्लस में Q का टोटल वैल्यू 1 होता है। P तो P रहेगा, Q का वैल्यू सॉरी P का P नहीं रहेगा। क्वेश्चन कहता है कि जो P का वैल्यू है वो 2Q है, तो यहाँ पे 2Q आएगा। ये P का वैल्यू है 2Q और साथ में Q इक्वल टू में 1 सेम रहेगा। 2Q में Q ऐड करेंगे तो 3Q, यानी कि 3Q का वैल्यू 1 है, तो कह सकते हैं हमारे Q का वैल्यू 1/3 है। ठीक है ना गाइस, हमारे Q का वैल्यू 1/3 है। 1/3 को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो P का वैल्यू आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ P इज 2/3। ठीक है, तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है 2/3 और फेलियर का प्रोबेबिलिटी है 1/3। एक बार आप यहाँ तक की बातों को अंडरस्टैंड करो। नाउ इसके बाद क्वेश्चन कहता है गाइस प्रोबेबिलिटी बताइए एट लीस्ट 4 सक्सेस की इन 6 ट्रायल। यानी कि गाइस आपके n का वैल्यू 6 है और क्वेश्चन कहता है कि जो r है वो एट लीस्ट 4 है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ठीक है ना, n का वैल्यू 6 है और r का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गाइस फॉर्मूला, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला NCR P की पावर r और Q की पावर n माइनस में r। ठीक है गाइस, ओके। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी एट r इक्वल टू में 4 कितना है, फिर इसमें एडिंग करेंगे प्रोबेबिलिटी एट r इक्वल टू 5 कितना है, फिर इसमें एडिंग करेंगे प्रोबेबिलिटी एट r इक्वल टू में 6 कितना है। इन तीनों को फाइंड करेंगे और ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐसे लाइन लगा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो एट r इक्वल टू में 4 का वैल्यू हो जाएगा 6c4 मल्टीप्लाई बाय p का वैल्यू कितना है गाइस 2/3 है, तो 2/3 की होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर 2। एडिंग करेंगे 6c5, इसके साथ में p का वैल्यू 2/3 है, सो 2/3 का पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर 1। फिर इसमें एडिंग करेंगे 6c6, इसके साथ में आएगा 2/3 की पावर 6, और साथ में लिखने की जरूरत नहीं है गाइस, वो पावर 0 होकर 1 ही हो जाएगा। बार बार लिखने से क्या होगा उसको, तो बस इतना ठीक है। ओके गाइस, वेरी वेरी गुड। नाउ गाइज हम जानते हैं कि जो 6c4 होता है ये 6c2 के इक्वल होता है और 6c2 का वैल्यू 6 × 5/2 होता है, यानी कि 15 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई 6c4 का वैल्यू 15 है। ठीक है, 15 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब है 16, और इसको डिवाइड कर देंगे 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 तो 1 होता है गाइस। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2 कह सकते हैं गाइस, यहाँ पे 3 की पावर 6 आएगा। अरे समझे नहीं क्या, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2 3 सेम है, बेस सेम रहेगा, पावर ऐड हो जाएगी, 4 + 2 कर देंगे, ये बन जाएगा 3 की पावर 6। नलायकों, अप्लाइड मैथमेटिक्स के क्लास 11th में पढ़ा था इंडिसेस चैप्टर, आपने क्या कर रहे हो यार, आप ऐसे करोगे गाइस जब आप मेरे साथ, प्लीज डोंट डू दिस। आगे सोल्व करेंगे 6c5 का वैल्यू 6 होएगा, इसके साथ में 2 की पावर 5 है गाइस, तो 2 की पावर 5 विल बी 32, 2 की पावर 5 विल बी 32, और इसको आप डिवाइड करोगे अगेन 3 की पावर 6 से। देन अगेन यहाँ पे एडिंग साइन 6c61 होता है, 2 की पावर 6 आपका 64 होगा, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 रहने दो, हर जगह से गाइस हम 3 की पावर 6 को कॉमन ले लेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 6 कॉमन आ गया, विद इन ब्रैकेट 15 को 16 से मल्टीप्लाई करना है गाइस, 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो 225 आएगा, 225 में 15 जोड़ दो, बताओ कितना आएगा, 240 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इसका वैल्यू आ गया 240। 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 180 हो जाएगा, 6 को 2 से कर दो 12 हो जाएगा, यानी कि 192। इसके साथ में एडिंग करेंगे 64। ठीक है,
यहीं पे लिख लेता हूं मैं, ये वाला वैल्यू है 192, इसके साथ में आएगा 240 और फिर आएगा 64। तो 4 + 2 करेंगे तो गाइस ये 6 हो जाएगा। कैरी 1 चला गया, 9 + 1 10, 4 + 6 10, 20 आ गया, कैरी 2 चला गया, यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है ना गाइस, यानी कि गाइस हमारा आंसर बन रहा है 506 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 6। ठीक है, 506 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 6। यार गाइस मेरा मन कर रहा है कि मैं आपकी ना धुलाई कर दूं। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपकी धुलाई कर देता पक्का। यार आप गाइस क्या करवा रहे हो, गाइस आप क्या करवा रहे हो, 2 प्लस में 4 ऐड करेंगे 6 आएगा, कैरी थोड़ी जाएगा, कैरी तो कुछ भी नहीं जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे नहीं आएगा कुछ भी इधर। तो 6 + 4 10, 10 में 9 ऐड करेंगे 19, कैरी जाएगा यहाँ पे 1, 2 + 2 4। यानी कि ये जो यहाँ पे 506 लिख के बैठे हो ना गाइज आप लोग, ये बनेगा 496। 496 अपॉन में 3 की पावर 6। अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में 3 की पावर 5 लिखवाई थी ना, 243 होती है। 243 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 की पावर 6 हो जाएगा। यानी कि गाइस ये वैल्यू बन जाएगा 729। तो आंसर बनेगा 496 अपॉन में 729। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में हमें ये दिया हुआ है। तो गाइस इस तरह की मिस्टेक अपने एग्जाम में नहीं करना। एंड भाई बुरा मत मानना यार, बुरा मत मानना, मैं आपकी धुलाई कैसे कर सकता हूँ, और अगर कर भी दूंगा तो क्या हो जाएगा भाई। पढ़ने के लिए तो धुलाई करिए ना, मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ो बढ़िया से यार। इतना तो मस्ती मजाक चलता है यार, क्या बात कर रहे हो आप हैं। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 13 को आप सब रीड करो एंड आइडेंटिफाई करो कि हम इसके अंदर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, तो आप कहेंगे सर देखो यहाँ पे हमें सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ मिल रहा है विद रिप्लेसमेंट, और सर विद रिप्लेसमेंट जहाँ पे लिखा हुआ आता है वहां पे हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। बिल्कुल सही बात कहा आपने, हम इसके अंदर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन को ध्यान से स्टडी करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है बॉक्स कंटेन 20 आइडेंटिकल बॉल। एक बॉक्स में 20 बॉल्स हैं। इन 20 बॉल्स में से 10 जो है व्हाइट कलर की हैं और जो 10 है रेड कलर की हैं। 10 व्हाइट बॉल हैं और 10 रेड बॉल हैं। फिर आगे लिखा हुआ है द बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स वन एट ए टाइम विद रिप्लेसमेंट। ये तो हम समझ ही गए हैं कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। अब आगे लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट ए व्हाइट बॉल is drawn fourth time on the seventh draw। फोर्थ टाइम एट द सेवेंथ ड्रॉ। अगर एक नॉर्मल बच्चा होगा तो वो ये सोचेगा कि सर यहाँ पे n का वैल्यू 7 है और हमारे r का वैल्यू 4 है। n का वैल्यू 7 और r के वैल्यू 4 होने का मतलब ये होता है कि हमने जो टोटल 7 ड्रॉ करे हैं उन 7 में टोटल मिलाकर के 4 बार व्हाइट बॉल आई है। 7 ड्रॉ जो हमने करे हैं उनमें से टोटल 4 बार जो है वो हमारी व्हाइट बॉल आई है। बट ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपने जो 7th ड्रॉ करा है ना, 7th ड्रॉ के ऊपर 4th टाइम, 7th ड्रॉ के ऊपर चौथी बार व्हाइट बॉल आए उसका प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वाला हमारा 7th ड्रॉ होगा। तो क्वेश्चन ये कहता है कि 7th ड्रॉ पे ना आपका व्हाइट बॉल 4th टाइम आना चाहिए। ठीक है, 7th थ्रो के ऊपर 4th टाइम आपका व्हाइट बॉल आना चाहिए। इसका मतलब ये होगा गाइस कि जो पहले के 6 ड्रॉ हो चुके हैं, यानी कि n = 6, जो पहले के 6 ड्रॉ हो चुके हैं उन 6 में से किसी ना किसी तीन पर हमारा व्हाइट बॉल होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें 7th वाले थ्रो पे 4th टाइम का व्हाइट बॉल चाहिए तो इसका मतलब सिंपल ये बनेगा कि पहले के 6 थ्रो में से किसी 3 थ्रो पे व्हाइट बॉल आया होगा। तो गाइज हम क्या करेंगे, इसको ना ऐसे करके अलग कर लेंगे। ठीक है, इस वाले पोर्शन में तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे सिंपल, और 7th थ्रो के ऊपर व्हाइट बॉल आने का प्रोबेबिलिटी अलग से फाइंड कर लेंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन व्हाइट बॉल के प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे पी का वैल्यू क्या है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी। तो व्हाइट बॉल हमारे पास टोटल मिलाकर के 10 है आउट ऑफ 20। तो आंसर होगा 10/20। 10/20 का सिंपल मतलब है 1/2। यानी कि 7th थ्रो के ऊपर जो हमारा व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी होगा ना गाइस, वो भी 1/2 ही होगा।
अब यहाँ पे हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है। फॉर्मूला आपको मालूम है एन सी आर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। तो इतने पोर्शन के लिए हम लिखेंगे एन का वैल्यू 6 है, हमारे आर का वैल्यू 3 है, सक्सेस का वैल्यू प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1/2 है, पावर आएगा 3 और साथ में 1/2 की पावर 6 में 3 माइनस करेंगे, यहाँ पे भी 3 आएगा। 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 3 टोटल मिलाकर के गाइस 1/2 की पावर 6 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 1/2 की पावर होल ऐसे करके 6 और 6c3 को सोल्व कर लेंगे। तो 6c3 का मतलब यहाँ पे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 करेंगे 6 आएगा, 6 पे ये 6 कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर बना गाइस 20 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 6। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 6। एक बार आप चेक करो गाइस, यहाँ तक आपको कहीं कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं है, वेरी वेरी गुड, शाबाश। तो हमें गाइस इस टोटल इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है और हमें मालूम है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन का आंसर है 2020 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 6 और साथ में 7th थ्रो वाला इंक्लूड करेंगे तो आंसर बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 2। 2 के टेबल पे अगर हम 20 को कैंसिल करेंगे गाइस तो हमारा वैल्यू आ जाएगा ये 10, 2 10 जा 20। देन गाइज आप एक काम करिए, इसको ऐसे लिखिए 10 डिवाइडेड बाय ये जो 2 की पावर 6 है इसमें से एक 2 को सेपरेट कर लो सो डैट हम 10 से डिवाइड कर पाए। सो ये बन जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सो हमारा आंसर टोटल बनेगा 5 अपॉन में 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, तो 5/32 आंसर आया। 5/32 यानी कि गाइज ऑप्शन नंबर बी हमारा कंफर्म आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन गाइस थोड़ा सा मतलब समझने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करो। ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आप इसका एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड करो इसको, और स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। गाइस क्वेश्चन नंबर 14 में तो हर जगह पर सक्सेस 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 लिखा हुआ है, इसका मतलब डेफिनेटली हम इसके अंदर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि हमने क्वेश्चन को गाइस क्वेश्चन नंबर 14 में तो हर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सक्सेस सक्सेस सक्सेस, यानी कि हमें सिंपल इसके अंदर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है। एंड स्टार्टिंग में देखो मेंशन किया हुआ है कि हमने टोटल 3 बार ट्रायल किया है। हमने गाइस टोटल 3 बार ट्रायल किया हुआ है, यानी कि गाइस हमारे पूरे क्वेश्चन में n का वैल्यू रहेगा 3। अब आगे कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, यानी कि अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे r इज इक्वल टू 2 लेकर के, तो ये क्या है 9 टाइम्स है। गाइज 9 टाइम्स का मतलब 9 मल्टीप्लाई है, किसका 9 टाइम्स है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस, तो यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी एट r इक्वल टू में 3। तो गाइज ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है सिंपल सी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इस सिंपल सी इक्वेशन को सोल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बेसिकली हमें इस क्वेश्चन के अंदर p का वैल्यू डिटरमाइन करना है, अभी कर देते हैं। देखो फॉर्मूला हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, वैल्यू होता है एन सी आर पी की पावर r और q की पावर n माइनस आर, जहाँ पे n का वैल्यू 3 है। तो गाइज अगर लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू बन जाएगा 3c2। भाई r का वैल्यू तो 2 है ना, तो 3c2 इसके साथ में p की पावर 2 और q की पावर 1, 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हमें r को 3 पुट करना है तो वैल्यू रहेगा 3c3, देन p की पावर 3 और q की पावर तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। मैंने आपको पहले भी बोला है कि बार बार q का वैल्यू नोट करने का नीड नहीं है जहां पर q का वैल्यू 0 रहता है। तो बस यही स्टेटमेंट रहेगी हमारे पास। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो p की पावर 2 है इस p की पावर 3 को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे आपके पास p रह जाएगा। ठीक है, 3c2 को अगर आप सोल्व करोगे गाइस तो इसका वैल्यू 3 रहेगा। सो 3 मल्टीप्लाई बाय q इज इक्वल टू में 9 मल्टीप्लाई बाय ये 3c3 का वैल्यू 1 होता है, साथ में आएगा p। 3 के टेबल पे 9 को कैंसिल करेंगे तो 3 रहेगा, यानी कि जो हमारे q का वैल्यू है गाइस वो है 3 टाइम्स ऑफ p। एंड हमको अच्छी तरह मालूम है गाइस ये जो q का वैल्यू रहता है 1 माइनस p होता है। सो 1 माइनस p इज इक्वल टू में 3p,
ये p यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, सो 1 इज इक्वल टू में टोटल 4p, और हम कह सकते हैं p का वैल्यू है 1/4। ठीक है ना गाइस, p का वैल्यू है 1/4, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता गाइस। अगर आपको बातें समझ आ रही हैं तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दो। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने से पहले आप इसके अंदर करेक्शन करेंगे। इसकी सेकंड स्टेटमेंट लिखी हुई है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एटलीस्ट वंस इज 0.8। तो आप एटलीस्ट वंस के बाद यहाँ पे एक ऐड करोगे वर्ड मोर देन। ठीक है, क्या वर्ड ऐड करोगे? मोर देन ऐड करोगे, तब जाकर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो मोर देन आप लोग अपनी बुक में भी ऐड कर लेना, मोर देन के बिना हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ अगर हम अपने आप कंसेप्ट की बात करें तो मैंने आपको कितनी बार बोला है कि जब भी एटलीस्ट वंस लिखा हुआ आ जाए तो आप उसके अंदर यूज करेंगे 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नन का आंसर क्वेश्चन कह रहा है कि मोर देन 0.8 रहना चाहिए। तो ये वाला जो भी आंसर आएगा, ठीक है ना, इसको सोल्व करने पे जो भी आंसर रहेगा ये ग्रेटर देन रहना चाहिए 0.8 से। तो मैंने गाइस पूरा क्वेश्चन बिल्कुल भी रीड नहीं करा, आपको करेक्शन करवाई है और एटलीस्ट वंस को देख करके इतना नोट करा। अब हम इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो ये वाला जो नेगेटिव है यहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये 0.8 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। तो वैल्यू बन जाएगा 1 माइनस में 0.8 ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नन आ गया इधर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन लेसर देन 0.2। अरे भाई p के यहाँ पर तो ये लेसर देन का रीड होगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नन लेसर देन 0.2। अब आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं यहाँ पे नन का रियलिटी में मीनिंग क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा था, एक कॉइन इज टोस्ड n टाइम्स, हमने n टाइम कॉइन को टोस करा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड के बारे में बात हो रही है, यानी कि जो सक्सेस है वो हेड है। तो यहाँ पे लिखेंगे, हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमने n टाइम अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी कि गेटिंग हेड हम जानते हैं 1/2 रहता है, और अगर हमें जरूरत पड़ेगी फेलियर की तो फेलियर का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, यानी कि सिंपल सिंपल 1/2 रहेगा। फिर मैंने इस लाइन का मीनिंग आपको एक्सप्लेन करा। अब आगे लिखा हुआ है देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, हमें n का लीस्ट वैल्यू बताना है। तो यानी कि n के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो यानी कि गाइज यहाँ पे जो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ नन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारा हेड कभी आया ही नहीं, हमारा हेड कभी भी आया ही नहीं। तो गाइज अगर हेड आया ही नहीं तो इसका मतलब है हमारे आर का वैल्यू 0 है। ठीक है ना, हमारे आर का वैल्यू 0 है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे NC0, p की पावर 0 और q की पावर n, n में से 0 माइनस करेंगे n आएगा। ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये लेसर देन है हमारा 0.2 से। ठीक है, NC0 का वैल्यू बन रहता है p की पावर 0 1 होता है, q की पावर n रहेगा लेस देन। पॉइंट रिमूव कर लेते हैं तो ये 2/10 हो जाएगा। Q का वैल्यू डिटरमाइन हमने किया हुआ है यहाँ पे 1/2, इसको पुट कर देंगे तो वैल्यू बन जाएगा 1 में 2 की पावर n लेस देन 2/10 को लिख सकते हैं गाइस 1/5। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू बन जाएगा 5 इज लेसर देन 2 की पावर n, और आप लिख सकते हो 2 की पावर n ग्रेटर देन 5। ठीक है, 2 की पावर n ग्रेटर देन 5। अब आपको n की सबसे छोटी वैल्यू बतानी है जहां पर आपका आंसर 5 से ग्रेटर हो जाए, और आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं, आंसर 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। तो आप यहाँ पे गाइस पहले n को 2 पुट कर दो। जब आप n को 2 पुट करोगे तो 2 की पावर 2 यानी कि आंसर 4 आएगा। बट हम जानते हैं कि 4 जो है वो 5 से छोटा है, यानी कि 2 को हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। फिर आप n को गाइस 3 पुट कर दो। जब आप n को 3 पुट करोगे तो 2 की पावर 3 से आंसर हो जाएगा 8, और हम जानते हैं कि जो 8 है वो 5 से ग्रेटर है, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा n इक्वल टू में 3। जो n इक्वल टू में 3 है ये लीस्ट वैल्यू है। ठीक है, 3 के बाद अगर आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो वो डेफिनेटली 5 से ग्रेटर रहेगा। बट क्वेश्चन कह रहा था कि लीस्ट वैल्यू बताओ, तो लीस्ट वैल्यू कौन सा आ गया है? ऑप्शन नंबर बी 3 आ गया है। बस आप ये थोड़ा ध्यान रखना, इसको आप करेक्शन कर लो। ठीक है, अपनी बुक में आप चेंज कर लेना।
नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान है। क्वेश्चन कहता है एक बॉक्स में हमारे पास टोटल 100 बल्ब हैं। इन 100 बल्ब में 10 डिफेक्टिव हैं। 100 बल्ब में से 10 हमारे डिफेक्टिव हैं। और क्वेश्चन आगे कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ ए सैंपल ऑफ 5 बल्ब, यानी कि हमने टोटल 100 बल्ब में से 5 बल्ब एक साथ पिक करे। अगर हम 5 बल्ब एक साथ पिक कर रहे हैं गाइस, और आगे लिखा हुआ है 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट, 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, इन 5 वाले ब्लैंक्स पर हमें क्या फिल करना है? प्रोबेबिलिटी फिल करना है नन इज डिफेक्टिव का। नन इज डिफेक्टिव का, एक भी बल्ब आपका डिफेक्टिव नहीं है गाइस, एक भी बल्ब आपका डिफेक्टिव नहीं है। इसका मतलब जितने भी बल्ब हमने यहाँ पे रखे हैं वो सभी के सभी गुड बल्ब हैं, अच्छे बल्ब हैं। यानी कि यहाँ पे भी गुड बल्ब आया है, यहाँ पे भी गुड बल्ब 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 है। इन पांचों के पांचों ड्रॉ में एक भी डिफेक्टिव नहीं है, यानी कि सारे के सारे बल्ब एकदम सही बल्ब हैं। तो अगर गाइज आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जी जी जी, यानी कि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो आंसर बन जाएगा हमारा जी की पावर 5। कितना आंसर बन जाएगा? जी की पावर 5। बस गाइज अब आप जी का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि सभी के सभी हमारे गुड बल्ब हैं। क्वेश्चन में कह रहा था 100 बल्ब के सैंपल में से 10 हमारे डिफेक्टिव हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 90 हैं वो हमारे अच्छे बल्ब हैं, वो हमारे गुड बल्ब हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 गुड बल्ब हैं आउट ऑफ 100, जीरो से जीरो कट करेंगे तो 9/10 हमारा आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे 9/10 की पावर 5। ठीक है ना, 9/10 की पावर 5, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। सो दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन गाइस। इसके अंदर हमने सिंपल बेसिक प्रोबेबिलिटी का यूज करा, 5 बार ड्रॉ करा था, नन का प्रोबेबिलिटी पूछा था, तो पांचों के पांचों बारी हमारे अच्छे बल्ब का प्रोबेबिलिटी बताना है, डेट इज 9/10 की पावर 5। गाइस क्वेश्चन नंबर 17 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 17 में भी कहा जा रहा है कि हमने एक कॉइन को एन टाइम टॉस करा। हमने अपने कॉइन को एन टाइम टॉस करा। अब आगे कंडीशन दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 हेड के। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 हेड के। तो गाइज इस स्टेटमेंट का यूज करके सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एन का वैल्यू क्या है, क्योंकि एन के वैल्यू के बिना गाइज हम इसके आगे वाले पार्ट को सोल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एन का वैल्यू फाइंड करना है, और उसके लिए गाइज हम यहाँ पे लिखेंगे 7 हेड का प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी एट आर इक्वल टू में 7, ये इक्वल हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी एट आर इक्वल टू 9 पर। ठीक है ना गाइज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गाइज, और गाइज सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई एन का वैल्यू तो हम फाइंड करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है गेटिंग हेड 1/2 होता है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर यानी कि हेड नहीं आना टेल आना, टेल का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होता है। ठीक है ना गाइज, 1/2 रहेगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बन जाएगा NC7 मल्टीप्लाई बाय P की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय Q की पावर n माइनस में 7 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ये NC9 मल्टीप्लाई बाय P की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय Q की पावर n माइनस में 9। अब गाइज n-9 ही लिखेंगे, पहले के क्वेश्चन में हम जल्दी से माइनस कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं कर पा रहे तो पूरा लिखना पड़ेगा। P और Q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बन जाएगा ये NC7 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर n माइनस में 7 इक्वल टू NC9 विल बी सेम, P का वैल्यू 1/2, इट इज 1/2 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर n माइनस 9। कितना सिंपल है गाइस। नाउ आपको मालूम है अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो देखो यहाँ पे ये दोनों पावर ऐड हो जाएगी और ये वाली दोनों पावर ऐड हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एडिंग कर लेते हैं। 7 में एडिंग करेंगे n-7 और 9 में एडिंग करेंगे n-9। ये 9 और 9 कैंसिल, 7 और 7 कैंसिल, n और n हमारा रिमेनिंग रहेगा। n और n के रिमेनिंग रहने का मतलब ये है गाइस, यहाँ पे ये वाला वैल्यू रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे भी ये वाला वैल्यू पूरा कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा।
और इसकी जगह पर हमारे पास रिमेनिंग रहेगा 1/2 की पावर n, और यहाँ पर भी 1/2 की पावर n। नाउ 1/2 की पावर n और 1/2 की पावर n पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे भाई NC7 का वैल्यू इक्वल है NC9 के, ठीक है ना। NC7 का वैल्यू इक्वल है NC9 के। नाउ गाइस यहाँ पे हमारे n का वैल्यू हो जाएगा डेफिनेटली 7 प्लस में 9, यानी कि गाइस हमारे n का वैल्यू 16 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके गाइस, हमारे n का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। आप कहेंगे सर आपने इस स्टेटमेंट को इसमें ऐसे कैसे लिख दिया। अरे गाइस ये प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है कि सर अगर NCA का वैल्यू NCB के इक्वल है तो आप लिखोगे n का वैल्यू होगा a प्लस b के इक्वल। वही तो मैंने करा, n का वैल्यू होगा 7 प्लस में 9 के इक्वल, यानी कि 16 के इक्वल। नाउ n का वैल्यू आ चुका है, अब आगे आप सोल्व कर लो। क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, बताइए क्या होगा। यानी कि गाइस आपको बताना है प्रोबेबिलिटी एट r इक्वल टू में 2 का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे NCR p की पावर r और q की पावर n माइनस r। n का वैल्यू हमने डिटरमाइन करा 16, r का वैल्यू 2 है, p का वैल्यू 1/2 है, पावर आएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी 1/2, फेलियर भी 1/2 है। n माइनस r करेंगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। भाई 16 में 2 माइनस करेंगे 14 ही तो आएगा। सेम कंसेप्ट है गाइस, दोनों को एडिंग कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर टोटल मिला करके 16, एंड 16 C2 को सोल्व करेंगे तो ये बनेगा फैक्टोरियल 16 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 14। भाई n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। 16 factorial will be 16 multiplied by 15 multiplied by factorial 14 divided by 2 multiplied by 1 multiplied by factorial 14 multiply 1 divided by 2 की पावर 16। ठीक है, 14 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 के टेबल पे 16 हमारा कैंसिल हो गया 8 पे। तो गाइज हमारा आंसर बना ये 8 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 16। गाइज जो 2 की पावर 8 है इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 16। गाइज ये 2 की पावर 3 और 2 की पावर 16 में हम एक्सपोनेंट रूल लगाएंगे और पावर को माइनस कर लेंगे। पावर को माइनस करेंगे तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ये बन जाएगा वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय 16 में 3 को माइनस करेंगे तो 13 आएगा, यानी कि 2 की पावर 13। सो आंसर इज 15 अपॉन में 2 की पावर 13, मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। बहुत आसान है गाइस, बहुत आसान है। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी कॉपी में नोट करो, बाकी अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ वाला फॉर्मूला छिप गया। अरे भाई ये लो, अभी सही है। लो मैं अपने आप को हाइड कर देता हूँ, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, डन, ओके। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हमने एक फेयर कॉइन को टोटल 100 टाइम टॉस करा। सिंपल सा मतलब है गाइस, हमारे n का वैल्यू 100 है। प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें गेटिंग हेड की ओड नंबर ऑफ टाइम्स पर। ओड नंबर ऑफ टाइम्स पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बताना है। यानी कि गाइस सिंपल सा मतलब है हमारे p का वैल्यू तो 1/2 है, एंड हमारे q का वैल्यू भी 1 माइनस में 1/2 को सोल्व करके वैल्यू बन जाएगा 1/2। नाउ गाइस क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ जो हेड आया है वो ओड नंबर ऑफ प्लेसेस पे आया है। ओड नंबर ऑफ प्लेसेस पे आने का मतलब ये है गाइस, आइदर 1 पे आया, इसके बाद 3 पे आया, इसके बाद 5 पे आया, इसके बाद 7 पे आया, इसके बाद 9 पे आया, और ये कहानी चलती गई चलती गई चलती गई, लास्ट में जाकर के 99 पे आया। तो इन सभी का प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। तो गाइज हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, अवर आंसर विल बी, अवर आंसर विल बी प्रोबेबिलिटी एट आर इक्वल टू में 1 एडिशन, प्रोबेबिलिटी एट आर इक्वल टू में 3 एडिशन, प्रोबेबिलिटी एट आर इक्वल टू में 5 एडिशन, और ये कहानी चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई जब तक लास्ट में हमारा 99 नहीं आ गया, राइट। तो हमें इन सब का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे गाइज, इट इज 100, it is 100 C1 multiply by 100 C1 multiply by 1 by 2 की पावर 1 multiply by 1 by 2 की पावर 99। समझ पा रहे हो ना गाइस, 1 by 2 multiply by 1 multiply 1 by 2 की पावर 99, है ना।
फिर इसके बाद 3 वाले को देखेंगे तो ये बनेगा यहाँ पे 100 C3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 100 में 3 माइनस करेंगे तो 97 आएगा। एंड इसी तरह गाइस ये स्टोरी चलती रहेगी। लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज 100 C99 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और साथ में आएगा 1/2 एक बार गाइज आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करो। मैंने यहाँ पे सिंपल अपना फॉर्मूला ओपन किया है। ओके गाइस, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अब आप इन दोनों को देखो गाइस, अगर हम इन दोनों की पावर को ऐड करेंगे तो पावर 100 हो जाएगी, यहाँ पे पावर ऐड करेंगे तो पावर 100 हो जाएगी, और यहाँ पे पावर ऐड करेंगे तो यहाँ पे पावर 100 हो जाएगी। यानी कि गाइस हर जगह पर 1/2 की पावर 100 है, तो क्यों ना गाइस 1/2 की पावर 100 को कॉमन ले लिया जाए। तो 1/2 की पावर 100 हमारा कॉमन आ जाएगा। विद इन ब्रैकेट हमारे पास आएगा 100C1 प्लस में 100C3 प्लस में 100C5 एंड ये कहानी चलती गई जब तक आपका गाइस 100C99 नहीं आ गया। ठीक है ना गाइस? ओके, सिर्फ हमने 1/2 की पावर 100 को कॉमन ले लिया। इसके बाद गाइस आपको ना एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो है ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा हूँ, बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो हमने क्लास 11th में पढ़ना था, जो कोर मैथ्स के बच्चे पढ़ते हैं और हमें वो स्टडी नहीं करना होता। तो इस एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है गाइस 2 की पावर n-1। ठीक है, 2 की पावर n-1 इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ पे गाइस n क्या है तो ये तो आपको मालूम ही है। देखो यहाँ पे भी ये n100 है, यहाँ पे भी n100 है, यहाँ पे भी n100 है, यहाँ पे भी n100 है। तो 2 की पावर 100-1 इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास गाइस 1/2 की पावर 100 पहले से है, इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 100-1, यानी कि टोटल मिला के 2 की पावर 99। तो 2 की पावर 99 को हमें 2 की पावर 100 से डिवाइड करना है। इसको तो गाइस 2 की पावर 99 रहने देंगे, 2 की पावर 100 को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 99। ये 2 की पावर 99 2 की पावर 99 कैंसिल होगा तो हमारा आंसर बन जाएगा 1/2। 1/2 बोले तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या सर ये वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा? तो आप यहाँ पे लिखेंगे नोट कम इन एग्जाम। सर क्यों एग्जाम में नहीं आएगा? क्योंकि गाइस आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं पढ़ा हुआ, वो कोर मैथ्स के बच्चे पढ़ते हैं। तो जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी कोर मैथ्स के बच्चों का क्वेश्चन है, आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं करना था। ठीक है, मैंने तो आपको बस ऐसे ही करवा दिया, बुक में दिया हुआ था इसलिए मैंने आपको करवा दिया। तो आप यहाँ पे लिख लो भाई नोट कम इन एग्जाम। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 में क्लियरली लिखा हुआ है फॉर ए बाइनोमियल वेरिएट एक्स, यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें अप्लाई करना है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है, n का वैल्यू 4 है, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू में 0 का वैल्यू 16/81 है, तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 क्या होगा। ठीक है ना गाइस? तो हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इधर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0, यानी कि गाइस सिंपल सा मतलब है हमारे r का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला बन जाएगा 4C0 मल्टीप्लाई बाय p की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय q की पावर n-0, n माइनस यानी कि 4-0 तो q की पावर 4। ये जो टोटल वैल्यू है गाइस क्वेश्चन कहता है 16/81 के इक्वल है। 4C0 1 होता है, p की पावर 0 1 होता है, साथ में आएगा q की पावर 4 और टोटल वैल्यू रहेगा 16/81। ये बन गया गाइस हमारा q की पावर 4 इक्वल टू में 16/81। ठीक है, ये जो q की पावर 4 है इसके इक्वल टू में गाइस 16/81 को हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और ये हो जाएगा 3 की पावर 4। 2 की पावर 4 3 की पावर 4 होल पावर 4 ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा गाइस हमारा q की पावर 4 इक्वल टू में 2/3 की होल पावर 4। पावर पावर कैंसिल हो जाएगी तो हमारे q का वैल्यू आ गया 2/3। एंड गाइस अगर q का वैल्यू 2/3 है तो हम कह सकते हैं p का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस में q, तो ये बन जाएगा गाइस 1 माइनस में 2/3। ठीक है ना, p का वैल्यू बन जाएगा 1 माइनस में 2/3, यानी कि p का वैल्यू बनेगा 1/3।
ओके गाइस, पी का वैल्यू कितना आ गया 1/3। क्यू का वैल्यू कितना आ गया, वेरी वेरी गुड। तो हमें गाइस अब डिटरमाइन करना है प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू में 4 का आंसर क्या है। तो इसका यहाँ पे आंसर लिखेंगे तो बनेगा ये 4c4 मल्टीप्लाई बाय पी की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय क्यू की पावर 0। 4c4 1 होता है, यहाँ पे p की पावर 4 आएगा, q की पावर 0 1 होता है, टोटल वैल्यू p की पावर 4 आएगा। p का वैल्यू 1/3 है तो आंसर 1/3 की पावर 4 होगा, यानी कि 1/81 होगा। 1/81 यानी कि ऑप्शन सी होगा। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन गाइस। गाइस क्वेश्चन नंबर 20 में आपको सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोले तो p का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन कहता है कि टोटल n का वैल्यू 3 है एंड ये आपको एक छोटी सी स्टेटमेंट दे रखी है। इस स्टेटमेंट का यूज करके हमें बताना है p का वैल्यू क्या है। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट को नोट करेंगे। प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू में 1 का टोटल वैल्यू कहते हैं 12 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू में 3 है। गाइज आपको याद आ रहा है अभी हमने 9 टाइम्स वाला एक क्वेश्चन किया था, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पे n का वैल्यू 3 दिया हुआ है गाइज, तो यहाँ पे रहेगा n का वैल्यू 3 है ना, तो ये बन जाएगा 3c1 मल्टीप्लाई बाय p की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय q की पावर, बताओ कितना आएगा। 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय, ये बन जाएगा यहाँ पे 3c3 इसके बाद p की पावर 3 और फिर q की पावर 3 माइनस 3 0। ठीक है ना गाइस, समझ आ रही है मेरी बात आपको। वेरी वेरी गुड। यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस, 3c1 का वैल्यू 3 होगा, फिर उसके बाद p की पावर 1 आएगा और उसके बाद यहाँ पे q की पावर 2 आएगा, फिर 12 तो 12 रहेगा, 3c3 1 होता है और यहाँ पे p की पावर 3 आ जाएगा। ध्यान से देखो गाइस, ये जो p की पावर 1 है इस p की पावर 3 को कट कर देगा और यहाँ पे p की पावर 2 बचा देगा। इसी तरह गाइस ये जो 3 है इस 12 को कैंसिल करके यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है ना गाइस, तो हमारा आंसर आया गाइस, जो q का स्क्वायर है वो 4p स्क्वायर के इक्वल है। यानी कि गाइस जो हमारे q का वैल्यू है ये रूट ऑफ 4p के स्क्वायर इक्वल है। यानी कि लिख सकते हैं गाइस, जो q का वैल्यू है वो 2p के इक्वल है। जो q का वैल्यू है वो 2p के इक्वल है। यहाँ पे आप q का वैल्यू पुट कर दो, q का वैल्यू होता है 1 माइनस p, तो 1 माइनस p जो है वो 2p के इक्वल है। p यहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 3p का वैल्यू 1 है और कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/3 है। 1/3 बोले तो ऑप्शन नंबर बी है। गाइस इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा यार, मुझे आप बताओ अब। इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि प्रोबेबिलिटी बताइए एट लीस्ट 8 करेक्ट आंसर की आउट ऑफ 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। गाइस अगर क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है तो आप मुझे ध्यान से सोच के बताओ। मैंने आपसे बोला कि अगर क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है, आइदर ट्रू है और फॉल्स है, तो हम कह सकते हैं कि 50% क्वेश्चन जो है वो ट्रू रहेगा और 50% क्वेश्चन जो है वो फॉल्स रहेगा। भाई जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हाफ हेड होता है हाफ टेल होता है, उसी तरह क्वेश्चन अगर ट्रू फॉल्स है तो आइदर सही होगा और गलत होगा। सही होगा यानी कि ट्रू है, गलत होगा यानी कि फॉल्स है। तो 50% 50%, यानी कि ट्रू होगा तो भी 1/2 है और फॉल्स होगा तो भी 1/2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन को ट्रू करने का 1/2 आ गया एंड क्वेश्चन को फॉल्स करने का ये भी 1/2 आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल 10 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 8 हमारे करेक्ट थे, इसका आंसर बताओ। एटलीस्ट 8 करेक्ट थे यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो ट्रू को शो कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो ट्रू को शो कर रहा है, ट्रू क्वेश्चन को शो कर रहा है। और ट्रू क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करा है 50% 1/2 एंड जो फेलियर है वो फॉल्स वाले क्वेश्चन को शो करेगा। फॉल्स वाले क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी भी हमने डिटरमाइन करा है 1/2। क्वेश्चन कहता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है तो n का वैल्यू 10 है एंड हमें चाहिए यहाँ पे r का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8। एटलीस्ट 8 है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो इसका मतलब ये होगा गाइस, आपको पता लगाना है कि प्रोबेबिलिटी एट r इक्वल टू 8 कितना है और प्रोबेबिलिटी एट r इक्वल टू 9 कितना है और प्रोबेबिलिटी एट r इक्वल टू में 10 कितना है।
ठीक है, 8, 9 और 10 का इवेल्युएशन हमें करना है। तो अगर गाइस 8 की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इसको 10c8, 10c8 1/2 की पावर 8 और साथ में 1/2 की पावर 2, फिर एडिंग साइन ये बनेगा 10c9 साथ में 1/2 की पावर 9 और इसके साथ में 1/2 की पावर 1, फिर एडिंग साइन ये आएगा 10c10, 10c10 के साथ में 1/2 की पावर 10 और फिर q को नोट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इनको ध्यान से देखो गाइस, 1/2 की पावर 10 है, 1/2 की पावर 10 है, 1/2 की पावर 10 है। तो हम यहाँ पे 1/2 की पावर 10 कॉमन ले लेंगे। विद इन ब्रैकेट हमारे पास आएगा 10c8 प्लस में 10c9 प्लस में 10c10। गाइस अगर 10c10 की बात करें तो ये 1 होगा, 10c9 की बात करेंगे गाइस तो ये वाला वैल्यू 10 होगा, और अगर 10c8 की बात करेंगे गाइस, 10c8 की बात करेंगे तो ये 45 होगा। ठीक है, 45 में 10 ऐड करेंगे 55, 55 में 1 ऐड करेंगे तो 56 हो जाएगा। तो ये बनेगा गाइस हमारा आंसर 56 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 10 होता है 1024। इसको हमें 2 के टेबल पे कट करके छोटा करना पड़ेगा, बल्कि हम 2 की पावर इसको हमें काम करते हैं गाइस, ऐसा ना करके इसको यहाँ से हटा करके ऐसे लिखते हैं। ये वाला भी आंसर सही था गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें छोटा आंसर चाहिए ना। तो हमारा आंसर आया था 56, और गाइस हम 56 को लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 7। इसके डिनोमिनेटर में गाइस 1024 आया था ना, उसको 2 की पावर 10 रहने दो, यहाँ पे भी इसको 1024 रहने दो। जो 8 है ना गाइस, इसको लिख दो आप 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 2 की पावर 10। नाउ गाइस 2 की पावर 3 और 2 की पावर 10 में एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई कर दो, तो पावर 7 रिमेनिंग रहेगा। तो आपका आंसर बनेगा 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7, यानी कि आंसर होगा गाइस 7 अपॉन में कितना होगा गाइस, 7 अपॉन में 128। 7 अपॉन में 128 बोलें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। और गाइस ये वाला तो कैलकुलेशन पार्ट है, मैंने ऐसे सोल्व करा है, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी सोल्व करो, आंसर हमारा करेक्ट आएगा 7 अपॉन में 128। ठीक है गाइस। गाइस क्वेश्चन नंबर 22 हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस के ऊपर बेस है। तो आप सबसे पहले गाइस यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे कि जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस का वैल्यू n मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q होता है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर हमारा आराम से आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है एक डाई को 100 बार थ्रो करा, वेरी वेरी सिंपल, n का वैल्यू 100 है। इफ गेटिंग एन इवन नंबर इज कंसिडर्ड एज सक्सेस, तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई सक्सेस का क्या बनेगा। अगर इवन नंबर की बात करें तो 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, यानी कि टोटल 3 इवन नंबर है 6 में से। तो 3/6 को सोल्व करेंगे 1/2 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 1/2, साथ में हमें फेलियर भी चाहिए। तो गाइस फेलियर का मतलब होता है 1 माइनस में सक्सेस, यानी कि 1 माइनस में 1/2, टोटल वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे 1/2 आ गया। 2 के टेबल पे इसको कट कर दो 50 हो जाएगा, 2 के टेबल पे इसको कट कर दो 25 हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में दमी नहीं था, एकदम लड्डू वाला क्वेश्चन है ये। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 12 एंड 2। गाइस सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखो मीन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 12, और मीन का मतलब है एनपी, तो एनपी का वैल्यू दिया हुआ है 12, और फिर दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन रूट में होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखो इधर 2 आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू 2 दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है गाइस रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, रूट ऑफ वेरिएंस। तो रूट ऑफ वेरिएंस 2 है, रूट को यहाँ पे लेके चले जाओ तो पावर 2 इंटू 2 होकर के 4 हो जाएगा, यानी कि गाइस वेरिएंस का वैल्यू 4 है। वेरिएंस का वैल्यू एन पी क्यू, तो एन पी क्यू का वैल्यू 4 है। गाइस n इंटू में p का वैल्यू 12 था, तो यहाँ पे n इंटू में p की जगह पे 12 आएगा। तो 12 मल्टीप्लाई बाय q का वैल्यू 4 है, यानी कि गाइज हमारे q का वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 12 है, यानी कि गाइज हमारे q का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 3 है। और अगर गाइज हमारे q का वैल्यू 1/3 है तो p कितना होगा। क्वेश्चन कह रहा है ना कि p का वैल्यू बताओ, तो p कितना होगा, 1 में से 1/3 माइनस कर देंगे।
अपने मनी मन में माइनस करेंगे, हर एक चीज को लिखने की नीड नहीं होती। तो 3 का एलसीएम ले लेंगे, 3 में 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, तो 2/3 होगा। 2/3 बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। गाइस क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है क्वेश्चन नंबर 23 का। आपको मीन और वेरियांस दिया हुआ है 4 and 2। मीन का मतलब है एनपी, एनपी का वैल्यू 4 है। वेरियांस का मतलब है एनपीक्यू, तो एनपीक्यू का वैल्यू 2 है। एनपी का टोटल वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे गाइस, यहाँ पे लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय क्यू का वैल्यू 2 है। यानी कि गाइस हमारे क्यू का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 4 है, और हम कह सकते हैं क्यू का वैल्यू 1/2 है। अगर गाइस हमारे क्यू का वैल्यू 1/2 है, अगर हमारे क्यू का वैल्यू 1/2 है, तो वेरी वेरी सिंपल है, पी का वैल्यू भी 1/2 है। 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा। नाउ गाइस इस 1/2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो n मल्टीप्लाई बाय 1/2 का टोटल वैल्यू 4 है, यानी कि हमारे n का वैल्यू 8 है। n का वैल्यू कितना आ गया गाइस, 8 आ गया। n का वैल्यू भी है, p का वैल्यू भी है, q का वैल्यू भी है। क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ टू सक्सेस का। टू सक्सेस का प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी कि r को 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आंसर हो जाएगा गाइस एन सी आर पी की पावर r और q की पावर r। यानी कि गाइस 8c2 इसके साथ 1/2 की पावर यहाँ पे 2, और साथ में दोबारा 1/2 की पावर 8 में 2 माइनस करेंगे 6। इन दोनों को एडिंग करेंगे तो बन जाएगा 1/2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 8c2 को सोल्व करेंगे तो 8 इंटू 7 56, 8 इंटू में 7 56 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा 2। ठीक है ना गाइस, 8 इंटू 7 56 था, 8 इंटू में 7 56 है, इसके डिनोमिनेटर में आया है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 8। 2 के टेबल पे 8 को कैंसिल कर देंगे तो गाइस यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 को 4 रहने दो, 4 मल्टीप्लाई बाय 7। इस 2 की पावर 8 को ऐसे लिख दो, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6। ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा गाइस 7 अपॉन में 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। तो 7 अपॉन में 64 हमारा आंसर होगा, 7/64 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मैं दोबारा कहता हूँ गाइस, इसके आगे का जो पार्ट है वो कैलकुलेशन पार्ट है। तो कैलकुलेशन पार्ट हर बच्चा अपने तरीके से करता है, मैंने अपने तरीके से करा। अगर आपको ये समझ आया तो अच्छी बात है, वरना वीडियो को पॉज करके आप अपने आप कैलकुलेट कर लो, कौन सी बड़ी बात है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। गाइस क्वेश्चन नंबर 25 एकदम बिल्कुल डिट्टो, एकदम सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 24 के जैसा। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 24 सोल्व करा, एकदम सेम टू सेम आपको सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 25। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो और अपने आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो। इससे होगा क्या, आपको पता चलेगा कि आप मिस्टेक कहाँ पे करते हो। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो और अपने आप से करके देखो। वेरी वेरी गुड गाइस, वेरी वेरी गुड। अगर आपने अपने आप करके देखा तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत बढ़िया बात है। जिस बच्चे ने नहीं करा उसको मैं करवा देता हूँ। देखो भाई, क्वेश्चन कहता है कि मीन और वेरियांस का वैल्यू 4 और 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे मीन का मतलब एनपी है, एनपी का वैल्यू 4 है। फिर एनपीक्यू, वेरियांस का वैल्यू है एनपीक्यू, तो एनपीक्यू का वैल्यू 3 है। यहाँ पे से इस एनपी का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 इंटू में क्यू का वैल्यू टोटल 3 है, यानी कि हमारे क्यू का वैल्यू 3/4 है। अगर गाइज हमारे क्यू का वैल्यू 3/4 है तो वेरी वेरी सिंपल है, पी का वैल्यू होना चाहिए 1/4। ठीक है ना, पी का वैल्यू होना चाहिए 1/4। इस 1/4 को गाइज अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके एन का वैल्यू आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे n मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज इक्वल टू में 4, यानी कि p नहीं आएगा, यानी कि n इक्वल टू में 16। ठीक है ना गाइस, n इक्वल टू में 16। अब क्वेश्चन कहता है कि 6 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी कि हमारा आंसर बनेगा गाइस 16c6 p की पावर 6। p की वैल्यू 1/4 है, तो साथ में 1/4 की पावर 6, और साथ में q का वैल्यू 3/4 है, तो 3/4 की पावर 16 में 6 माइनस करेंगे तो 10। जरा चेक करो गाइस, ये वाला ऑप्शन आपको कहाँ पे दिया हुआ है, जल्दी से चेक करके बताओ गाइस ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है। यस, वेरी वेरी गुड, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर है। मैंने गाइस आपको मालूम होगा पहले कई बार बोला है कि टफ कैलकुलेशन हमारे एग्जाम में नहीं आती है। आपने देखा कि इस वाले क्वेश्चन में टफ कैलकुलेशन है ही नहीं,
बिल्कुल ही आसान कैलकुलेशन है, इजी है। तो आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें मीन का वैल्यू दिया हुआ है 2 है, यानी कि n इंटू में p का वैल्यू 2 है और वेरियांस का वैल्यू 1 है, यानी कि n इंटू में p इंटू में q का टोटल वैल्यू 1 है। n इंटू में p का वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे तो 2q का टोटल वैल्यू 1 है, यानी कि q का वैल्यू 1/2 है। अगर गाइज q का वैल्यू 1/2 है तो हम जानते हैं p का वैल्यू भी 1/2 होगा। और अगर गाइस p का वैल्यू 1/2 है तो इस 1/2 को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा n मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू में 2, यानी कि n इज इक्वल टू में 4। ठीक है ना गाइस, n का वैल्यू कितना आ गया, सिंपल 4 आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एटलीस्ट वन सक्सेस का प्रोबेबिलिटी बताओ। तो एटलीस्ट वन सक्सेस का प्रोबेबिलिटी होगा 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अरे अभी इतने सारे क्वेश्चन करवाए हैं एटलीस्ट वंस वाले, वन में से नन वाला माइनस कर देते हैं। ठीक है, और नन का मतलब होता है फेलियर, फेलियर का मतलब होता है यहाँ पे आर आपको जीरो पुट करना है। तो ये बनेगा 1 माइनस में 4c0 मल्टीप्लाई बाय p की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय q की पावर 4 आएगा। 4 में 0 माइनस करेंगे 4 आएगा, तो 1 में माइनस कर देंगे 4c0 1 होता है, p की पावर 0 1 होगा एंड q का वैल्यू हमने फाइंड करा था 1/2, तो इट इज 1/2 की पावर 4, यानी कि बना 1 माइनस में 1/2 की पावर 4। इसको गाइज हम यहाँ से माइंड कैलकुलेशन करेंगे, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 में 1 माइनस करेंगे 15 होगा, तो आंसर विल बी 15/16। 15/16 मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लोग भी ट्राई करो कि अपने माइंड में ही आप सारी कैलकुलेशन कर पाओ। ठीक है ना, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 1/4, यहाँ पे लिख दो p का वैल्यू दिया हुआ है 1/4 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 3, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि रूट ऑफ वेरियांस, रूट ऑफ वेरियांस दिया हुआ है 3। रूट ऑफ वेरियांस में अगर आप वेरियांस का वैल्यू फाइंड करोगे तो ये रूट यहाँ पे जाके स्क्वायर होगा, 3 की पावर 2 करेंगे 9 आएगा। वेरियांस होता है NPQ, तो NPQ का वैल्यू 9 है, जहाँ पे हम जानते हैं P का वैल्यू 1/4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे N मल्टीपल की यहाँ पे Q फाइंड कर लेते हैं। अगर P का वैल्यू 1/4 है तो Q का वैल्यू डेफिनेटली 3/4 होगा। माइंड कैलकुलेशन करना है, 1 में से 1/4 माइनस करेंगे 3/4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो n मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू में 9 है। ठीक है ना, समझ पा रहे हो गाइस मेरी बात आप? ठीक है, बल्कि आप एक काम करो, क्वेश्चन कह रहा है कि मीन बताइए क्या होता है। एंड गाइस आपको मालूम है ना, जो मीन का वैल्यू होता है वो n मल्टीप्लाई p होता है, मीन का वैल्यू n मल्टीप्लाई p होता है। तो हम अपनी कैलकुलेशन को क्यों बढ़ाएं, यहाँ पे p को इरेज कर लो। ठीक है, हमें अगर मीन ही डिटरमाइन करना है तो आप वहां पे p को इरेज कर लो और यहाँ पे सिंपल लिख दो n मल्टीप्लाई p। ये जो n मल्टीप्लाई p है ये हो जाएगा मीन। तो ये बना गाइस मीन मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू में 9। 3 पे 9 कैंसिल करेंगे 3 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो 12 आएगा, यानी कि हमारे मीन का वैल्यू आ गया 12। ठीक है गाइस, मीन का वैल्यू आ गया 12, यानी कि ऑप्शन सी। तो गाइस थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है, हर क्वेश्चन को डिटेल मेथड से सोल्व करना जरूरी नहीं है, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है हमें। ठीक है गाइस, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी 12। नाउ गाइस ये वाला क्वेश्चन नंबर 28 है और 28 क्वेश्चन से हमारे पोइजिया डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर पोइजिया डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ये आपको एक कंडीशन दिया हुआ है, तो बताइए कि प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू में 0 क्या होगा। गाइज यहाँ पे लिखेंगे पोइजिया डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है, फॉर्मूला इसका प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू में r इक्वल टू में e की पावर माइनस m मल्टीप्लाई बाय m की पावर r अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ r, है ना गाइज, यही पढ़ा आपने, यही फॉर्मूला होता है पोइजर डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे अप्लाई करना है। ये p एट x इक्वल टू 1 में गाइज हमें r को सब्सिट्यूट करना है 1 और एट x इक्वल टू में 2 को हमें सब्सिट्यूट करना है 2। एक जगह पे r 1 है, दूसरी जगह पे r हमारा 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे गाइस ये बन जाएगा e की पावर माइनस m मल्टीप्लाई बाय m की पावर 1 डिवाइडेड बाय
m की पावर 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 इक्वल टू, यहाँ पे आएगा e की पावर माइनस m मल्टीप्लाई m की पावर 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 2। ये e की पावर माइनस m e की पावर माइनस m कैंसिल हो गया, हमारा आंसर बना m इज इक्वल टू में m की पावर 2, यहाँ पे है फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2। ये गाइस जो m है इस पावर 2 को कैंसिल कर देगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे m का वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है ना गाइस, m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताइए एट x इक्वल टू में 0 पे हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो गाइस आप यहाँ पे लिखोगे जो एट x इक्वल टू 0 है इसका आंसर होगा e की पावर माइनस m मल्टीप्लाई बाय m की पावर 0 अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ 0। ठीक है गाइस, तो ये होगा e की पावर माइनस 2, क्योंकि आपके m का वैल्यू 2 है तो e की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि आंसर बना e की पावर माइनस 2। तो e की पावर माइनस 2 को हम ऐसे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 2। ठीक है गाइस, क्या लिखेंगे, e की पावर 1 अपॉन में e की पावर 2, 1 अपॉन में e की पावर 2 कहीं दिया नहीं हुआ नालायकों, इसलिए नहीं दिया हुआ क्योंकि तुमने मेरे को क्वेश्चन गलत बताया। अरे यहाँ पर ये 2 भी तो दिया हुआ है, तो 2 को नोट नहीं करेंगे क्या, मिस्टेक करवा दी आपने। यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 2 मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 2 मल्टीप्लाई होगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो m का वैल्यू 1 आ जाएगा। m का वैल्यू 1 आएगा तो यहाँ पे e की पावर ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी ये पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी ये पावर 1 हो जाएगा, और पावर 1 होने का मतलब है 1 अपॉन में e होएगा, 1 अपॉन में e होएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होएगा। ठीक है गाइस, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 29 भी एकदम 28 के जैसे ही है। क्वेश्चन कहता है अगर प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू के इक्वल है और e की पावर माइनस 2 0.1353 है, तो बताइए प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 4 कितना होगा। गाइस जो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 4 है इसका आंसर बनेगा यहाँ पे e की पावर माइनस m मल्टीप्लाई बाय m की पावर 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 4, क्योंकि r का वैल्यू 4 है। एंड गाइज आपको मालूम होगा अभी जस्ट 28 क्वेश्चन में मैंने इसी स्टेटमेंट को सोल्व किया था, जहां पे हमारे m का वैल्यू 2 आ गया था। ठीक है ना, m का वैल्यू कितना आया था, m का वैल्यू 2 आया था। आप चेक कर लो, देखो क्वेश्चन नंबर 28 ये वाला है, मैंने यहाँ पे करेक्शन करी हुई है, तो करेक्शन करने से पहले तो हमारे m का वैल्यू 2 था, तो इसका मतलब है गाइज यहाँ पे भी हमारे m का वैल्यू 2 रहेगा। तो गाइज अगर m का वैल्यू 2 है तो हमारा आंसर बनेगा e की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 अपॉन में 4 का फैक्टोरियल। तो ये रहेगा गाइज e की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 16 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल होता है 24। 16 और 24 को हम 8 के टेबल पे कट कर लेते हैं, तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। e की पावर माइनस 2 की वैल्यू हमें दे रखी है, तो 0.1353 को मल्टीप्लाई करना है 2 से और डिवाइड करना है 3 से। 3 के टेबल पे ये वैल्यू कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, तो इट आंसर विल बी 0.0451। 0.0451 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, यानी कि आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 0.0902। ठीक है गाइस, 0.0902 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके गाइस, समझ पा रहे हो बात को। गाइस क्वेश्चन नंबर 13 कहता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है वो 2 है, तो बताइए प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 2 क्या होगा। यहाँ पे इसका फॉर्मूला नोट कर लो, ये होगा गाइस e की पावर माइनस m मल्टीप्लाई बाय m की पावर 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 2। वेरी वेरी सिंपल। नाउ हमें चाहिए कि हमारे m का वैल्यू क्या है, तो m के वैल्यू के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो वेरिएंस है उसका वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं जो हमारा वेरिएंस है इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है। गाइस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएंस होता है वही मीन होता है, यानी कि जो हमारे मीन का वैल्यू है ये इसका वैल्यू 2 है, और गाइस जो हमारा मीन होता है यही m होता है। यहाँ पे जो ये m मैंने लिखा हुआ है ये m मीन ही होता है, तो मीन का वैल्यू 2 है, यानी कि m का वैल्यू 2 है। तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 होता है, यानी कि आंसर बनेगा e की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में 2। 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे 2 हो जाएगा, इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इट इज 1 अपॉन में e की पावर 2, साथ में आएगा 2 मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 2 अपॉन में e की पावर 2। 2 अपॉन में e की पावर 2 बोले गाइस, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ गया। ठीक है गाइस,
ऑप्शन नंबर ए हमारा डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। गाइस क्वेश्चन नंबर 31 में क्वेश्चन कहता है इफ 6 कॉइन्स आर टोस्ट 6400 टाइम्स, यानी कि गाइस सिंपल सिंपल है, हमारे n का वैल्यू तो है 6400। ठीक है गाइस, n का वैल्यू कितना है 6400 है। अब क्वेश्चन कह रहा है द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड। गाइस ये जो यहाँ पे 6 कॉइन हमने टॉस करे हैं, तो इन 6 कॉइन पर 6 हेड का प्रोबेबिलिटी बताना है कि 6 हेड का प्रोबेबिलिटी x टाइम आया है। तो पहले हम यहाँ पे गाइस p का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। p का प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 6 हेड आना 6 कॉइन पर, 6 हेड आना 6 कॉइन पर। तो 6 हेड आएंगे 6 कॉइन पर, यानी कि 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी हेड आएगा 1/2, 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 यहाँ पे भी हेड आएगा 1/2। टोटल ये सब चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो 1/2 है, और 1/2 होती है 1/64। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का वैल्यू आ गया है 1/64, एंड n का वैल्यू अपने को दिया हुआ है टोटल 6400। आप जानते हैं गाइस जो m का वैल्यू होता है, जो पोइसन डिस्ट्रीब्यूशन में m का वैल्यू होता है वो n मल्टीप्लाई p होता है। तो हमें n का वैल्यू दिया हुआ है 6400 और हमने p डिटरमाइन करा है 1/64, तो आंसर आएगा हमारा 100, यानी कि m का वैल्यू 100 है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप आंसर बताओ कि आपने ये वाला केस जो है x टाइम रिपीट करा, x टाइम रिपीट करा, यानी कि हमारे r का जो वैल्यू है गाइस वो x है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारा फॉर्मूला होता है गाइस e की पावर माइनस m मल्टीप्लाई बाय m की पावर r अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ r। हमें r को रिप्लेस करना है x से, तो हमारा आंसर हो जाएगा e की पावर माइनस m मल्टीप्लाई बाय m की पावर x अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ x। हमें m की जगह पर सब्स्टिट्यूट करना है 100, तो हमारा और आंसर बन जाएगा e की पावर माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 100 की पावर x अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ x। तो जरा चेक करो गाइस ये वाला ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है आपको। यस, वेरी वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ओके गाइस। गाइस क्वेश्चन नंबर 32 भी हमारा नॉर्मल गाइस क्वेश्चन नंबर 32 भी हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है देयर आर टोटल 50 टेलीफोन लाइंस, टोटल 50 टेलीफोन लाइंस हैं, यानी कि गाइस हमारे n का वैल्यू 50 है। द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन ऑफ देम विल बी बिजी, यानी कि इन 50 की 50 टेलीफोन लाइन में से कोई एक बिजी होती है, इसका प्रोबेबिलिटी है 0.1, यानी कि गाइस आप कह सकते हो p का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.1। एंड क्योंकि ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है तो हमें m की जरूरत पड़ेगी, तो गाइस हमारे m का वैल्यू बन जाएगा n मल्टीप्लाई बाय p, यानी कि n का वैल्यू 50, p का वैल्यू 0.1, 50 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। इसके बाद गाइस क्वेश्चन कहता है कि प्रोबेबिलिटी बताइए सभी की सभी लाइन बिजी हैं। सभी की सभी लाइन बिजी है, यानी कि हमारे r का वैल्यू भी 50 है, क्योंकि क्वेश्चन में टोटल 50 लाइंस हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारे r का वैल्यू भी 50 है, हमें 50 का ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो इसका आंसर बनेगा गाइस e की पावर माइनस m मल्टीप्लाई बाय m की पावर r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ r। e की पावर माइनस m यानी कि e की पावर -5, साथ में 5 की पावर r यानी कि 5 की पावर 50 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 50। तो गाइस जरा चेक करो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है आपको, जल्दी से बताइए गाइस कहाँ पे है ये वाला ऑप्शन। यस, वेरी वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइस, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। गाइस क्वेश्चन नंबर 33 में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हुए कहते हैं प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू k और प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू k प्लस 1 इक्वल है, तो बताना है कि वेरियांस का वैल्यू क्या होगा। गाइस मैंने अभी आपको पहले के क्वेश्चन में बताया था कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरियांस होता है वो मीन होता है, और जो मीन होता है वो m होता है, यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपल m का वैल्यू फाइंड करना है। वेरी वेरी सिंपल, हमें m का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें x की जगह पर k पुट करना है, और यहाँ पे हमें x की जगह पर k प्लस 1 पुट करना है, बस इतना फर्क है।
तो गाइज यहाँ पे तो आएगा हमारे पास e की पावर माइनस m मल्टीप्लाई बाय m की पावर r, r का मतलब है k डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ k। इसके इक्वल टू में यहाँ पे आएगा गाइस e की पावर माइनस m मल्टीप्लाई बाय m की पावर k प्लस वन, m की पावर k प्लस वन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ k प्लस वन। इसको सोल्व करेंगे गाइस, हमारे m का आंसर आ जाएगा और वही हमारे क्वेश्चन का वेरिएंस होगा। ठीक है गाइस, तो ये e की पावर माइनस m, e की पावर माइनस m कैंसिल हो जाएगा, m की पावर k सेम रहेगा। ये जो m की पावर k प्लस वन है इसको लिख देंगे हम m की पावर k मल्टीप्लाई बाय m की पावर वन। हमने सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने से फायदा क्या हुआ, m की पावर k कैंसिल हो गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल ऑफ k सेम रहेगा और फैक्टोरियल ऑफ k प्लस वन को लिख देंगे हम k प्लस वन मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ k। फैक्टोरियल ऑफ k कैंसिल हो गया। यहाँ पे तो पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल हो चुकी है यानी कि वन रहेगा। सो वन इज इक्वल टू में m अपॉन में k प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे m का वैल्यू आ जाएगा k प्लस वन बोलेंगे गाइस, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। वेरी 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 इजी क्वेश्चन गाइस, वेरी इजी क्वेश्चन। गाइस 34 क्वेश्चन हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है और आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 to 1.7 का आंसर इंटीग्रेशन की टर्म्स में क्या होता है। ये जो सारी आपको नोटेशन दे रखी हैं, ये सारी की सारी नोटेशन इंटीग्रेशन टर्म्स की हैं। तो पहले आप सिंपल यहाँ पे ग्राफ बना लो। इस तरह से ये इसका ग्राफ होता है। ठीक है, ये आपका z इक्वल टू जीरो का लाइन है। दिस इज द z इक्वल टू जीरो। 1.7 की बात करेंगे गाइस तो 1.7 आपका यहाँ पे आएगा। तो आपको बताना है 1.7 और 0 के बीच का प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये वाला प्रोबेबिलिटी क्या होगा। एंड गाइस हम जब इसको इस कैपिटल F नोटेशन में नोट करते हैं तो कैपिटल F नोटेशन में नोट करने का मतलब ये होता है कि ये आपको ना गिवन पॉइंट से लेकर के इसके लेफ्ट साइड का सारा एरिया डिटरमाइन करके देता है। इस वाले नोटेशन का मतलब ये होता है। तो F.17 का मतलब होगा इस वाले पॉइंट से लेकर के लेफ्ट का सारा पोर्शन, और F.0 का मतलब होगा यहाँ से लेकर के यहाँ का सारा पोर्शन। तो गाइज अगर हम इस वाले टोटल पोर्शन में से ये वाला पोर्शन माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाले पोर्शन का आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर होगा f ऑफ 1.7 माइनस में f ऑफ 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है गाइस, ओके। गाइस क्वेश्चन नंबर 35 में हमें बताना है कि अगर हमारे z का वैल्यू नेगेटिव ऑफ 0.66 है तो इसका आंसर इंटीग्रेशन की टर्म्स में क्या होगा, यानी कि कैपिटल F की टर्म्स में क्या होगा। तो गाइस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब हमारे z का वैल्यू नेगेटिव होता है तो जितना एरिया हमारा नेगेटिव पोर्शन में कवर होता है उतना ही एरिया हमारा पॉजिटिव पोर्शन में कवर होता है। यानी कि ये जो z ऑफ माइनस में 0.66 लिखा हुआ है इसका आंसर पॉजिटिव 0.66 के इक्वल होगा। और अगर पॉजिटिव 0.66 का एरिया फाइंड करोगे तो बस आपको कैपिटल F के साथ में 0.66 का एरिया चेक करना होगा। एंड अगर इसका कंफर्म आंसर फाइंड करना चाहते हैं तो हमें इसका टेबल का यूज करना होगा। हमें क्वेश्चन में टेबल का तो कुछ नहीं बताना, बस ये बताना है कि इस नेगेटिव का आंसर क्या होगा। तो नेगेटिव का आंसर ये पॉजिटिव में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, बाकी सारे जो ऑप्शन है सारे के सारे ऑप्शन गलत है, तो हमारा आंसर होगा 0.66 पॉजिटिव के साथ। नाउ गाइस 36 क्वेश्चन तो हमारे प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व का जो मीन है वो 20 है। मीन का वैल्यू 20 है, यानी कि गाइस हमारे जो म्यू का वैल्यू है वो हमें 20 दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू 4 है, यानी कि ऐसे लिखेंगे सिग्मा का वैल्यू 4 है। हमें बताना है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z का वैल्यू क्या होगा अगर कैपिटल X का वैल्यू 21 है। तो गाइज आपको फॉर्मूला तो मालूम ही है कि z का वैल्यू रहता है कैपिटल X माइनस में मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। कैपिटल X का वैल्यू 21 है, मीन का वैल्यू क्वेश्चन कहता है 20 है, स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू 4 है। 21 में से 20 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1/4 को सोल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 0.25 आएगा। सो गाइस फाइनली हमारे प्रोबेबिलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आया है 0.25। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं डाउट आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे चैप्टर नंबर 11 इंडेक्स नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रह गए हैं
हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो चैप्टर नंबर 11 इंडेक्स नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैनल पर आ गए हो, तो एक बार चैनल को जरूर विजिट कर लेना या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो। वहां पर मैंने आपके टर्म 1 के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ है। तो गाइस अब आपको अच्छे से मेहनत करनी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी है, हार्डवर्क करना है और एग्जाम में 35+ नंबर लेके आने हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।